वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। इसमें आपको 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो जीके जीएस विद करंट अफेयर्स होंगे। जो भी बच्चा 50+ क्वेश्चन बनाता है इसका मतलब जीके जीएस अच्छा है। और प्लीज़ जो भी भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर के तट की रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा जो महासागर की तट रेखा की लंबाई का बात कर रहा है तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अटलांटिक महासागर को याद रखिएगा एक और चीज़, व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे व्यस्त जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर ही है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन का बात कर रहा है। पढ़ते हैं सारे ऑप्शन। दिया कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ये बात सही है। फिर दिया कि धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान होता है, जो बात गलत है क्योंकि वायुमंडल का जो दबाव होता है सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है तो असत्य कथन यही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है बाबू? तो अफ्रीका महाद्वीप को। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बिहार का जो पटना है और पटना कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो 9। कितने? 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। जिला कौन कौन है याद रखिएगा? भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षर दर है? इसमें से दिया हुआ है, ये इस ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर दर कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? वो मिजोरम हो जाएगा। क्यों? मिजोरम का जो साक्षरता दर है वो 91.33% है। कितना है? 91.33% है। वही बात करेगा केरल का तो सबसे ज़्यादा केरल का है। यहाँ पे जो दिया हुआ नहीं है, केरल का जो है 94% है। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इस ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है इसलिए हम बताएं। गोवा का अगर पूछेगा तो गोवा का साक्षरता दर जो है वो 88 पॉइंट के आसपास है, 88.7 होगा। त्रिपुरा का बात करेगा तो 87 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 87.2। और हिमाचल का बोलेगा तो 82 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो साक्षर जिला बिहार है, जिसका साक्षर कितना है? 61.8% साक्षरता है। ठीक है, बिहार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो कौन सा हो जाएगा बाबू? तो याद रखिएगा कौन राज्य का तट रेखा का बात कर रहा है सबसे छोटी है तो कौन हो जाएगा? तो सबसे तट रेखा जो छोटी है वो गोवा है। कौन है? गोवा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो किसकी है बाबू? तो गोवा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में सजाना है। उत्तर यानी उत्तर से इस तरह, दक्षिण में सजाना है तो सजा सकते हैं हम लोग बाबू। यहाँ पे जो दिया हुआ है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरह हम सजाएंगे तो देखते हैं बाबू कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। काराकोरम के बाद आता है लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद कौन सा आता है? धौलाधर आता है, धौलाधर के बाद शिवालिक श्रेणी आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान कौन सा सही नहीं है? दिया कि सिक्किम युमथांग घाटी, ये तो सही है। फिर दिया हुआ है कि नागालैंड जुकू घाटी, ये भी सही है। फिर दिया हुआ कि पश्चिम बंगाल कम्बम घाटी, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि कम्बम घाटी जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित से प्रदेश से जुड़ा हुआ है? कौन सा जो हमारा पड़ोसी देश है
बोला कि भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। चीन भी जुड़ा है, पाकिस्तान, नेपाल तीनों जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कौन सा हो जाएगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, चीन के साथ बोलेगा तो चीन के साथ लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ बोलेगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसमें नदी दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो याद रखिएगा महानदी गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, पेन्नार भी गिरता है। गंगावेली नदी जो है, गंगावेली नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है, और यह नदी जो है कर्नाटका राज्य में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकता है? तो याद रखिएगा विधान परिषद जो होता है वो साधारण विधेयक को कम अधिक क्या बोल रहा है? अधिक से अधिक बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा अधिक से अधिक कितने दिन? 4 माह रोक सकता है। कितने दिन? 4 माह रोक सकता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे साधारण विधेयक का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वही बोलेगा कि विधान परिषद वित्त विधेयक को न ही अस्वीकृत कर सकता है और न ही 14 दिन से अधिक रोक भी सकता है। ठीक है, अगर यहाँ विधान परिषद यहाँ पे वित्त विधेयक का बात रहता ना तब वो हो जाता 14 दिन। ठीक है, यहाँ पे साधारण विधेयक का बात है इसीलिए 4 माह दिया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आसान क्वेश्चन है। कॉफ़ी सर्वाधिक कहाँ पे होता है बाबू? तो कर्नाटका में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटका में सर्वाधिक कॉफ़ी होता है। यह देश की कुल कॉफ़ी के उत्पादन में लगभग 50% से ऊपर हिस्सा रखता है। कौन? कर्नाटका। ठीक है, 50 से 53-55 के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर उत्पादन में दूसरे स्थान पर बोलेगा तो केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है कॉफ़ी उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं है? कौन सा मिट्टी का? ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे दिए पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे नहीं मिलेगा। टाल मिट्टी जो होता है वो गंगा नदी है, उसके अगल बगल के जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ताल मिट्टी का विस्तार नहीं है, तो वो बेगूसराय जो ऐसा जिला है जहाँ पे ताल मिट्टी नहीं पाया जाता है, गंगा नदी के दक्षिण तट में। ठीक है, जो भी भूमि क्षेत्र होते हैं वो बाढ़ तथा वर्षा के जल भर जाने से वो जलमग्न हो जाते हैं और उसे ही ताल कहा जाता है। ठीक है, यानी गंगा नदी जो बिहार को बीचों बीच जाती है और बीचों बीच जाती है और गंगा के दक्षिण में जो बाढ़ की मिट्टी आ जाती है इसे ही टाल मिट्टी कहा जाता है। तो बेगूसराय इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाया जाता है? यानी अरुणाचल एक राज्य है, उस हिमालय में नहीं पाई जाने वाली जनजाति के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी नहीं है। मोनपा तो पाया जाता है, डफला भी और अबोर भी। टोडो जनजाति जो है टोडा नहीं पाया जाता है। ठीक है, टोडा जो है ये भूटान हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पे? भूटान हिमालय में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु जो है वो किसको माने थे? तो मैजिनी को माने थे। किसको? मैजिनी को माने थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैजिनी को लाला लाजपत राय अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैजिनी की अगर रचना एक है, रचना बहुत इसका इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए कौन है? द ड्यूटीज ऑफ मैन। ठीक है, द ड्यूटीज ऑफ मैन मैजिनी का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन की ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण लेने की घोषणा किया था? तो तिथि पूछ रहा है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858। राइट आंसर ऑप्शन ए। याद रखिएगा 1857 के क्रांति का दमन करने के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया भारत की प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? तो माउंट आबू पर। कहाँ? माउंट आबू। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कौन किए थे बाबू? तो बाबू कुंवर सिंह। कौन? बाबू कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आसान क्वेश्चन है। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़। राइट आंसर ऑप्शन ई,
अगला क्वेश्चन है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। साइमन कमीशन से किसके सुझाव पर भारतीयों को बाहर रखा गया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन के। कौन? लॉर्ड इरविन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो पटना में। कब हुआ था बाबू? पहली बैठक 1934 में। कब? 1934 में कांग्रेस के महासमिति की बैठक के दौरान बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने एक अलग बैठक बुलाया था, ठीक है, और उसी समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? यानी कथन बोला था कि 1857 का जो विद्रोह था वो राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। ये बात किसने कहा था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये बात आरसी मजमूदार ने कहा था। कौन? आरसी मजमूदार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत की धन के निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था बाबू, तो ये दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बात कर रहा है तो सर्वप्रथम का बात कर रहा है तो ये मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है। जो पत्ती में रंध्र होते हैं उसके बारे में असत्य कथन का बात कर रहा है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कि वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है। O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है, ये भी बात सही है। रंध्र दिन में खुले और रात में बंद रहते हैं, ये भी बात सही है। रंध्र पोषक तत्वों को नियंत्रण करते हैं, जो बात गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि असत्य कथन का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन कौन सा ग्रंथि निकालता है? तो मेलाटोनिन जो है वो पिनियल ग्रंथि। कौन? पिनियल ग्रंथि। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव लार मुख्य गुहा में उपस्थित होता है। मुख्य गुहा का बात कर रहा है, कौन सा लार उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत अपघट्य, एमाइलेज, लाइसोजाइम। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी जो है ये मानव लार में पाए जाते हैं एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे। तो पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? आसान क्वेश्चन है बाबू। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था ना, ये किसका? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक समूह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण के लिए किया जाता है। इसमें से कौन सा जो तरंग है उसका प्रयोग जो है वो रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है, यानी रात में देखने के लिए किया जाता है। तो वह अवरक्त तरंग हो जाएगा। कौन सा? अवरक्त तरंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोग तत्व। तो फोटोग्राफी में जो उपयोग तत्व होता है बाबू वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। कौन सा होता है बाबू? तो सिल्वर ब्रोमाइड। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। बायोगैस के बारे में बात करें उसके संयंत्र में, तो किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सा? किण्वन। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा पौधे जो है नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में। किसमें? नाइट्रेट के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है। तो आंखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है, तो याद रखिएगा कौन करता है बाबू? तो पुपिल करता है। कौन? पुपिल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सॉरी, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किस उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किसका बाबू? तो किया जाता है निकेल का, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का समस्थानिक यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो मंदक के रूप में बाबू किसका प्रयोग किया जाता है?
तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं बाबू? तो आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनीकरण ऊर्जा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एल्केन का सूत्र है? एल्केन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आसान क्वेश्चन है, कौन सा रोग होता है बाबू? तो घोघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो याद रखिएगा, किसका हो जाता है बाबू? तो हो जाता है आपको प्रोजेस्टेरोन का। किसका? प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे जो क्रियाशील है वो लाल प्रकाश होता है। कौन सा? लाल प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया में मानव के कौन सा अंग प्रभावित होता है? आसान क्वेश्चन है, कौन सा बाबू? प्लिया। इसको तिल्ली भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं बाबू? तो मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में जो होता है ना, वो नज़दीक का जो वस्तु होगा वो स्पष्ट देखेंगे, दूर की वस्तु उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नज़दीक की स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक झील में द्वितीय यानी दूसरी पोषण स्तर होता है। तो एक झील में द्वितीय दूसरी पोषण स्तर होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है बाबू? तो प्राणी कौन हो जाएगा? प्राणी प्लवक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि गोंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? गैंडा संरक्षण परियोजना बाबू 1987 में। कब? 1987। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय नेशनल इनकम की बात कर रहा है, किस विधि द्वारा किया जाता है? यहाँ पे दिया उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। ये तीनों विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितना था? बहुत हार्ड क्वेश्चन बना दिया गया है। तो याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो कार्य सहभागिता दर था ना, वो बाबू लगभग 39.8% था। कितना? 39.8%। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसका शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना के समय किसको शामिल किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गृहिणी की सेवाएं, पेंशन, ये दोनों को तो नहीं किया जाता है। चौकीदारी की आय तो ये किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन बाबू कहाँ पे होता है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? किसके बारे में बात कर रहा है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बात कर रहा है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे है बाबू? नई दिल्ली। राइट आंसर कब हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका स्थापना 1927 में हुआ था। कब? 1927। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा बाबू? तो डॉक्टर अमृता पटेल। कौन सा? डॉक्टर अमृता पटेल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? क्या पुस्तक 1984 का बात कर रहा है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है ये बात पूछ रहा है। तो जॉर्ज, किसके बराबर? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। किसके बराबर? जॉर्ज ऑरवेल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये एक जनजाति मनाती है। ठीक है,
कौन? लोसांग उत्सव। तो लोसांग उत्सव बाबू ये सिक्किम में, कहाँ पे? सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। किस राज्य से है बाबू? तो ये बिहार से संबंधित है। किससे है? बिहार से। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा किनका है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किनका है बाबू? मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। किनका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है बाबू ये तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था जो है वो कहाँ है? तो बाबू कोयम्बटूर में है। कहाँ पे है? कोयम्बटूर। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो एड्स दिवस बाबू 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने? 1 दिसंबर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? किसके बारे में है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा 1977 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार हम लोग बाबू ये हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान कौन सा आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 312। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा किसका नहीं किया गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का बात नहीं किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से 19 के 1 में दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को बाबू याद रखिएगा कौन देता है? महान्यायवादी। ठीक है, राज्य सरकार का बात कर रहा है तो महाधिवक्ता हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। इसकी चर्चा आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 165 में इसकी चर्चा है, क्योंकि यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संसद बनती है किससे? किससे भारतीय संसद बनती है इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों हो जाएगा अगर यहाँ पे जहाँ पे दिया होगा। कौन सा संसद हमारी कैसी बनी हुई है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघित मौलिक ढांचा घोषित करता है? 32 भी करता है, 226 भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय का बात कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय का बात कर रहा है तो आपको 32 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है। अगर बात करता है यहाँ पे हाई कोर्ट का 226 हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस प्रावधान भारतीय संविधान में किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे विधान परिषद का सृजन का बात करते हैं। सृजन 169 में, कहाँ पे है? 169 में सृजन का बात किया गया है, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का सिफारिश संबंधित है। तो सरकारिया आयोग का सिफारिश किससे संबंधित है बाबू? तो वो केंद्र और राज्यों की पारस्परिक संबंध है। ठीक है, केंद्र राज्य से संबंधित है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।